नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ टीचिंग से जुड़ा हुआ जो अदर कोर्स है उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है। मूल्यांकन का एक टाइप है, आपका मूल्यांकन का एक प्रकार है प्लेसमेंट इवेल्युएशन, यानी कि आपका स्थानांतरण मूल्यांकन, जिसको हम प्लानिंग स्टेज इवैल्यूएशन भी कहते हैं, जिसको हम नियोजनात्मक अवस्था मूल्यांकन भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, जैसे ही इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, टीचिंग के फील्ड में इवैल्यूएशन कितना इंपॉर्टेंट है वो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि चाहे टीचिंग ठीक है स्टार्ट हो रही हो, हम किसी बच्चे को टीच करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसके पहले भी हमें इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चे को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में छात्र को प्रीवियस नॉलेज कितना है। उसके आधार पे हम किसी चीज़ को बच्चों को सिखा सकते हैं या नहीं, बच्चा तैयार है या नहीं उस चीज़ को सीखने के लिए। सेकेंड चीज़ कि जब क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चे सीखने लगते हैं, टीचर सिखाने लगता है, तो बीच में भी हम मिडिल टाइम में ठीक है हम चेक करते हैं कि छात्र सीख रहे हैं कि नहीं, छात्रों को समझ में आ रहा है कि नहीं, छात्र कितना सीखे कितना नहीं सीखे, इसको भी हम जानते रहते हैं मूल्यांकन के द्वारा। और फाइनल स्टेज में भी हम इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, यानी कि टीचिंग पूरी जब हो जाती है तब भी हम मूल्यांकन करते हैं, ताकि पता चल सके कि हमने जो गोल तय किया था छात्र के लिए, छात्र ने उस गोल को अचीव किया कि नहीं, छात्र कितना सफल हो पाया उस गोल को प्राप्त करने में। तो इवैल्यूएशन छात्र के लिए भी ज़रूरी है, साथ ही साथ शिक्षक के लिए भी ज़रूरी है। शिक्षक को भी पता चल जाता है कि हमारा टीचिंग मेथड सही है कि नहीं, हमने जो पढ़ाया छात्र को समझ में आया कि नहीं, क्या हमें टीचिंग मॉडल बदलना चाहिए, टीचिंग मेथड बदलना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी इवैल्यूएशन के पार्ट के अंतर्गत आ जाती हैं। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इसी के अंतर्गत देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यानी कि जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है ये कब ज़रूरी होता है। देखिए, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ज़रूरी इसलिए आता है कि जब छात्र को हम कुछ सिखाने जाते हैं तो उसके पहले हमें ये देखना होता है कि क्या छात्र उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार है, यानी कि क्या छात्र के पास प्रीवियस नॉलेज उसके पास है कि जो हम नया नॉलेज छात्र को सिखाने जा रहे हैं, छात्र को पढ़ाने जा रहे हैं, छात्र को टीच करने जा रहे हैं, क्या लर्नर के पास उतना नॉलेज पहले का है कि वो उसके आधार पे न्यू नॉलेज इकट्ठा कर सके, क्या नई चीज़ वो पढ़ सकता है, क्या नए चीज़ के आधार पे वो कुछ कर सकता है, एक्टिविटी आगे कर सकता है क्लास में। तो जब तक हम ये मूल्यांकन नहीं करेंगे, प्लेसमेंट मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं पता चल पाएगा कि छात्र के पास प्रीवियस नॉलेज कितना है। और अगर हम ये जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं तो हम अगर छात्र को सिखाने जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी कि छात्र अगर उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज नहीं रखता है तो वो सीख नहीं पाएगा और हमारा पूरा का पूरा सिखाया गया नॉलेज बेकार हो जाएगा, यानी सिखाने हम जो जा रहे हैं वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करते हैं और छात्र को एक जगह पे स्थापित कर देते हैं, उसके प्रेजेंट आईक्यू ठीक है, उसके करंट नॉलेज के आधार पे, उसके करंट बिहेवियर के आधार पे हम चेक कर लेते हैं, इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि छात्र कहाँ पे प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करता है, उसका नॉलेज प्रीवियस कहाँ पे उसको एग्जिस्ट करता है करेंट टाइम में, और उसके आधार पे आगे की जो लर्निंग का जो ज़रूरत है उसको हम पूरा करते हैं छात्र के लिए। ठीक है, छात्र को हम आगे उसके आधार पे हम सभी चीज़ें तैयार करके उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको सिखाते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो कंटेंट आपको हम लिख के लाए हैं वो हमें बहुत बेहतर प्राप्त हुआ एक बुक से, और अपने नॉलेज के आधार पे
थोड़ा सा उसको हम डिकोड करके इजी वर्ड में आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि जैसे ही हम पढ़ेंगे वैसे ही आपके माइंड में इससे जुड़ा हुआ हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए कुछ चीज़ें जो हम आपके लिए यहाँ पे लिख के लाए हैं, टेक्स्ट जो है उसको पढ़ते हैं और साथ ही साथ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहा गया है नियोजनात्मक मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि नियोजनात्मक मूल्यांकन जब होता है जब छात्र को हम सिखाने जाते हैं उसके प्रारंभ में ही किया जाता है। ऑलवेज याद रखिएगा, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन स्टार्टिंग में ही होता है, जब हम छात्र को कुछ सिखाने जाते हैं, बाद में नहीं। ठीक है, एग्जाम में कहीं पूछा जा सकता है कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कब होता है, तो स्टार्टिंग में होता है, याद रखिएगा। कहा गया है कि नियोजनात्मक मूल्यांकन यानी कि प्लानिंग या प्लान इवैल्यूएशन वह मूल्यांकन होता है जिसमें शैक्षिक नियोजन, ठीक है, शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल नियोजन मतलब प्लानिंग के लिए अधिगमकर्ताओं का मतलब लर्नर्स के प्रारंभिक व्यवहार यानी कि एंटरिंग बिहेवियर तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं को आकलित यानी असेस करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि नियोजनात्मक मूल्यांकन क्या है। यह मूल्यांकन क्या करता है, ये छात्र के प्रारंभिक व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं को असेस करने के लिए प्रयास करता है। ये आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। आगे देखिए, आपका यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, एक आपका आया है एंटरिंग बिहेवियर और एक आया है आपका व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं। ठीक है, पर्सनालिटी आपका जो है संबंधी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनालिटी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपकी दो चीज़ें आई हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, देखिए, जो आपका एंटरिंग बिहेवियर है, प्रारंभिक आपका व्यवहार है, जो छात्र की प्रारंभिक व्यवहार है उसकी बात हो रही है, तो इसके अंतर्गत प्रारंभिक ज्ञानात्मक जो आपका एंट्री नॉलेज है, उसके अदर भावात्मक यानी कि इमोशनल एंड आपका क्रियात्मक यानी कि एक्टिविटी जो है, ठीक है, क्रियात्मक व्यवहारगत स्थिति को ही अधिगमकर्ता का प्रारंभिक व्यवहार कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि प्रारंभिक व्यवहार हम किसको कहेंगे। प्रारंभिक व्यवहार मतलब छात्र का प्रारंभिक ज्ञान का पक्ष, उसका भाव और उसका क्रियात्मक पक्ष की जो प्रेजेंट स्थिति होता है वही अधिगमकर्ता का प्रारंभिक व्यवहार कहा जाता है। और यह वह व्यवहार है जिसका प्रदर्शन छात्र अनुदेशन के पूर्व यानी इंस्ट्रक्शन, जो टीचर इंस्ट्रक्शन देने जा रहा है, टीचर सिखाने कुछ जा रहा है, उसके पूर्व यानी उसके पहले या स्टार्टिंग में यानी कि प्रारंभ में संबंधित क्षेत्र में स्वयं करने में सक्षम होता है। यानी कि छात्र को जो चीज़ें सिखाने वाले हैं, एक टीचर कुछ अनुदेशन देने वाले हैं, उससे जुड़ा हुआ संबंधित क्षेत्र में छात्र किस चीज़ को अभी यानी किस चीज़ को करने में वो सक्षम है, वो चीज़ें देखते हैं कि जो प्रदर्शन छात्र को करना है उस फील्ड से जुड़ा हुआ पहले छात्र कितना चीज़ें कर चुका है, क्या उससे जुड़ा हुआ चीज़ें आगे किया जाए तो छात्र क्या उसको सही से निभा पाएगा। तो यही चीज़ें आपका प्रारंभिक व्यवहार के अंतर्गत आ जाएंगी। आगे चलते हैं। आगे देखिए, कहा गया है कि व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं के अंतर्गत, अब यहाँ पे व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं आ गई। तो कहा गया व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं के अंतर्गत अधिगमकर्ताओं की रुचि, अधिगमकर्ताओं का इंटरेस्ट, उसकी प्रवृत्ति का मतलब मन का झुकाव, ठीक है, कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस तथा आदत यानी कि हैबिट, अधिगम तत्परता यानी कि लर्निंग रेडीनेस, और रेडीनेस का मतलब इच्छा यानी कि तैयार कितना है अधिगमकर्ता व्यवहारिक तौर पे, ठीक है, व्यवहारिक नहीं व्यक्तिगत तौर पे वो तैयार कितना है, आज को सम्मिलित किया जाता है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि प्रारंभिक व्यवहार के अंतर्गत क्या चीज़ें आ जाएंगी, और आगे आपको हम यहाँ बता रहे हैं कि व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं के अंतर्गत क्या आ जाएंगी, यानी कि छात्र का पर्सनल जो इंटरेस्ट है,
उसका जो प्रवृत्ति है, उसका कार्य अनुभव है, उसका आदत है और अधिगम तत्परता आदि इसमें सम्मिलित होता है, जिसके बारे में जानकारी के अभाव में उपयुक्त यानी कि आइडियल अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का नियोजन कर पाना यानी कि प्लानिंग कर पाना कठिन हो जाता है। साथ ही अभिवृत्ति, अभिक्षमता, अभिवृत्ति का मतलब एटीट्यूड यानी कि रवैया, मानसिक तथा भावात्मक यूनिट जो पहले से उसको छात्र के पास पहले से ही मिला जो रहता है माता पिता के द्वारा बाय बॉर्न, इसकी बात की गई है। अभिवृत्ति और अभिक्षमता का मतलब आपका एप्टीट्यूड यानी किसी कार्य को, किसी स्पेसिफिक कार्य को करने की क्षमता यानी उसको अच्छे से निभाने की, एक्ट करने की काबिलियत, जिसमें शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों के आधार पे हम इसको माप सकते हैं। तो ये चीज़ें आपका आ गया। इन दोनों कहा गया आदि को भी जानने के लिए प्रयास किया जाता है, जानने का प्रयास किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो आपके प्लेसमेंट इवेल्युएशन के अंतर्गत आती हैं, हम इन चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगर इन चीज़ों को हम जान लेते हैं, हम इसका मूल्यांकन कर लेते हैं, तो छात्र के लिए हम आगे हर बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए हम टीचिंग का बेहतर जो टेक्निक है उसका उपयोग कर सकते हैं। जितना छात्र अभी नॉलेज लिया है उसके आधार पे हम आगे की चीज़ों को हम सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि क्या हमें इस टॉपिक को लेना चाहिए कि छात्र ये समझ जाएंगे, अगर नहीं तो वहाँ पे हमें टॉपिक में बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि जिससे अधिगम सातत्य यानी अधिगम का जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, निरंतरता है, उसमें किस बिंदु पर, उसमें किस एक्सेस पर छात्र को स्थापित किया जाता है, यह उचित हो सकता है। ठीक है, यह ठीक से ज्ञात हो सके, इसी कारण इसे स्थापनात्मक मूल्यांकन यानी कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्यों कहा जाता है कि इन चीज़ों के आधार पे जब इन चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है, इसको हम मापते हैं और इसके आधार पे हम छात्र को एक लर्निंग का जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है उसमें एक स्थान पे हम उसके आईक्यू के आधार पे, उसके इन विशेषताओं के आधार पे एक स्थान पे स्थापित कर देते हैं और उस स्थान पे स्थापित करने के कारण ही इसको हम स्थापनात्मक मूल्यांकन कहते हैं यानी कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं। छात्र को एक जगह पे हम स्थापित कर देते हैं यानी कि छात्र एक सीधी रेखा पे देखें तो यहाँ पे स्थापित हो रहा है या यहाँ पे स्थापित हो रहा है या यहाँ पे स्थापित हो रहा है, तो उसका प्रीवियस नॉलेज, उसका वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, उसका जो आईक्यू है, उन चीज़ों के आधार पे, एटीट्यूड के आधार पे, एप्टीट्यूड के आधार पे, हर चीज़ों के आधार पे हम मापते हैं और छात्र को किसी स्थान पे रखते हैं और उस स्थान के आधार पे हम उसके लिए आगे का प्लानिंग तैयार करते हैं टीचिंग के फील्ड में। तो इसी कारण हम इसको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं। कहा गया इस स्थान एवं योग्यता संबंधी पूर्व स्तर के आधार पे ही अनुदेशनात्मक पद्धति यानी इंस्ट्रक्शनल जो पद्धति है, प्रविधि है, आपका मेथड है, आपका टेक्निक है एवं माध्यम और मीडियम आदि का चयन किया जा सकता है। तो टीचिंग के फील्ड में हम इस इवैल्यूएशन के आधार पे क्या कर सकते हैं, हम अनुदेशनात्मक पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर मीडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके आधार पे, जिससे छात्र को सही से किसी चीज़ को सिखाया जा सकता है और छात्र का बेहतर डेवलपमेंट कराया जा सकता है। ठीक है, तो हमें लगता है 14 मिनट का ये वीडियो हो गया और इससे बेहतर तरीके से अगर समझाने का हम और कोशिश करेंगे तो हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो जाए और आपको बेहतर बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आपको इससे जुड़ा हुआ अदर नॉलेज और चाहिए और डीप में आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, हम 100% आपको और वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।